हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5th लेक्चर होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टर, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। बेसिकली रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टर दो प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। रेजिस्टर जो है वो दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक है बच्चों कॉइल के फॉर्म में, है ना। एक वायर को कॉइल के फॉर्म में, आपको पता है जैसा कि जितना लंबा वायर लेंगे रेजिस्टेंस कितना होगा उतना ज्यादा होगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। तो हमको जितना भी रेजिस्टेंस चाहिए उसके अकॉर्डिंग उतना लंबा वायर को क्या किया जाता है, लपेट करके एक कॉइल बना लिया जाता है, उसको कॉइल रेजिस्टर बोलते हैं, कॉइल के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो जनरली जो कॉइल वाला रेजिस्टर होता है, ठीक है, कॉइल वाला जो रेजिस्टर होता है उसमें हम लोग मटेरियल के तौर पर जनरली हम लोग यूज करते हैं कॉन्स्टेंटन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगनीन या फिर यूरेका, और क्या बचा भाई, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, यूरेका, नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम। क्यों इनको यूज करते हैं, ये मटेरियल क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये क्या है बच्चों, एलॉयज हैं। और हमने पढ़ा था कि एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है और उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है एलॉय का, है ना, वो क्या होता है, निग्लिजिबली स्मॉल होता है, यानी इतना स्मॉल होता है तो आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हो। इससे ये फायदा होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर भी इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज नहीं होता, रेजिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कायदे से रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ही रहना चाहिए। इसलिए हम लोग रेजिस्टर के तौर पर इन मटेरियल को यूज करते हैं, बिकॉज, है ना, बिकॉज they have अल्फा इक्वल्स टू ऑलमोस्ट क्या होता है, 0 या टेंड्स टू 0 कर देता हूं, ठीक है। अल्फा जो है इनका क्या होता है, टेंड्स टू 0 होता है, इसलिए टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करते, तो कॉइल रेजिस्टर के रूप में इसको यूज करते हैं। बट बच्चों ये क्या हो जाता है, थोड़ा बल्की हो जाता है, थोड़ा हैवी हो जाता है, बल्की हो जाता है, ठीक है। तो इसके बदले एक और तरह का रेजिस्टर बनाया जाता है जो काफी कॉम्पैक्ट होता है, क्लियर है। और रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं होता, एक बहुत बड़ा हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस आप इससे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, है ना, छोटे साइज में, साइज भी कॉम्पैक्ट हो और डिजायर्ड रेजिस्टेंस भी मिले, उसके लिए आपको क्या करना होता है, कार्बन रेजिस्टर का यूज किया जाता है, कार्बन रेजिस्टर, ठीक है, कार्बन रेजिस्टर, अंडरस्टूड। कार्बन रेजिस्टर जो होता है वो साइज में काफी कॉम्पैक्ट होता है, काफी छोटा होता है, ठीक है। आप जनरली इस तरीके से देखेंगे, है ना बच्चों। अगर आप एक जैसे चार्जर होता है, मोबाइल का चार्जर होता है, उसको अगर आप तोड़ करके देखोगे ना, है ना, मोबाइल का चार्जर जो खराब हो गया हो, अच्छे चार्जर को तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो चार्जर खराब हो गया हो आप उसको तोड़ लें और उसके अंदर एक प्लेट मिलेगी, उस प्लेट पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो उस पर आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी जो हम पूरे क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक तो आपने कैपेसिटर पढ़ चुका है, तो वहां पर आपको कैपेसिटर दिख जाएंगे, ठीक है। फिर आपको रेजिस्टर दिख जाएगा, कार्बन रेजिस्टर दिख जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आपको इस तरह का कुछ दिखेगा, ये वायर रहेगा और इस पर इस तरीके का दिखेगा कि ये यूं, ठीक है, ये जो है ऐसा लगेगा कि ये चाइना क्ले का बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके का आपको दिखेगा।
और इसके ऊपर जो है ना 4 ऐसे ऐसे स्ट्रिप होंगे, ऐसे 4 कलर्ड स्ट्रिप्स होंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका कार्बन रजिस्टर। अंडरस्टूड? इस तरीके का आपको कार्बन रजिस्टर देखने को मिलेगा। तो ये जो साइज होती है ना वो काफी छोटी होती है। ठीक है, बहुत ही छोटी होती है। अब हर एक रजिस्टर की क्या होगी, वैल्यू होगी, है ना बच्चों? हर एक रजिस्टर की वैल्यू होगी। तो मैंने जैसा कि बोला कि इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो इस पर डायरेक्टली लिखा रहेगा कि 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, कितने ओम का रेजिस्टेंस है उसके पास, वो आपको क्लियरली लिखा रहेगा। बट जो कार्बन रजिस्टर होता है उसकी साइज ऑलरेडी क्या होती है, बहुत कॉम्पैक्ट होती है, बहुत छोटी होती है। तो अगर इसके ऊपर कुछ लिख देंगे, है ना, एक तो लिखना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि छोटी सी चीज है ना, इसके ऊपर लिखना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात, लिखना तो मुश्किल है ही, और अगर लिख भी दिया तो उसको पढ़ना मुश्किल होगा, है ना, क्योंकि इतनी छोटी लिखावट होगी, है ना, कि आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे, है ना, इस तरीके से तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस डिफिकल्टी से बचने के लिए क्या किया गया, एक कोडिंग सिस्टम डेवलप किया गया, सिस्टम ऑफ कोडिंग डेवलप किया गया, जिसको डिकोड करके आप उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हो। समझ गए क्या? दैट इज नोन एज कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कलर कोडिंग करते क्यों हैं। ठीक है, कलर कोडिंग करते क्यों हैं, क्योंकि साइज बहुत छोटी होती है, उसके ऊपर लिखेंगे तो लिखा हुआ जो है वो पहचान में नहीं आएगा। ठीक है, हम पढ़ नहीं पाएंगे उसको इजीली, लिखना भी मुश्किल होगा, पढ़ना भी मुश्किल होगा। तो उससे अच्छा उपाय है कि हम एक कोडिंग सिस्टम डेवलप कर लें। ठीक है, तो उसे कहते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। ठीक है, अब इस कोडिंग सिस्टम में क्या किया गया, ध्यान से देखें। इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 4, ठीक है बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ 4 कोएक्सियल, ठीक है, 4 कोएक्सियल रिंग्स। ठीक है बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ 4 कोएक्सियल रिंग्स, है ना, it consists of 4 coaxial rings on carbon register. Each rings have different color. ठीक है, हर एक रिंग का कलर क्या होगा, डिफरेंट होगा। Each rings have different color and they represent different value, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला, अगर ये कार्बन रजिस्टर है, ठीक है बच्चों, ये कार्बन रजिस्टर है, तो इसके ऊपर क्या होंगे, ऐसे 4 स्ट्रिप होंगे। ठीक है, एक स्ट्रिप हो गया, 2 स्ट्रिप हो गया, 3 स्ट्रिप हो गया, और ये 4 स्ट्रिप हो गया। ठीक है, ऐसे 4 स्ट्रिप्स होंगे डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, अलग अलग कलर्स के ऐसे 4 स्ट्रिप्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे 4 स्ट्रिप्स होंगे। अंडरस्टूड? अब देखो, हर एक जो स्ट्रिप्स हैं और उनके जो कलर हैं उसके अकॉर्डिंग उसका एक मीनिंग निकलता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इस कोड को डी कोड कर सकते हैं और उसको वैल्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4 ऐसे जो कलर
कलरफुल रिंग्स हैं, ठीक है, कोएक्सियली, ठीक है। तो बच्चों हर एक का मीनिंग होता है। ये जो पहला वाला होता है वो सिग्निफिकेंट डिजिट देता है, ये डिजिट देता है, ठीक है। ये भी आपको क्या देता है, डिजिट देता है, ठीक है। ये दोनों आपको सिग्निफिकेंट डिजिट देते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट देते हैं, यानी नंबर्स देते हैं, मैग्नीट्यूड देते हैं, आप ये कह सकते हो, है ना। ये दोनों फर्स्ट दोनों मिलकर के क्या देते हैं आपको, मैग्नीट्यूड देते हैं, मैग्नीट्यूड। और ये जो थर्ड वाला है वो आपको देता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। क्या मतलब हुआ भाई मल्टीप्लायर का, यानी 10 का पावर, ठीक है, 10 के पावर्स। और ये फोर्थ वाला जो है वो आपको देता है टॉलरेंस, टॉलरेंस या एरर, ठीक है, टॉलरेंस या एरर। ये चार जो स्टेप्स हैं उसकी मीनिंग ये है, ठीक है। पहला स्टेप क्या देता है, डिजिट देता है। दूसरा स्टेप क्या देता है, डिजिट देता है। तीसरा स्टेप क्या देता है, मल्टीप्लायर देता है। चौथा स्टेप क्या देता है, टॉलरेंस देता है। क्लियर है। तो इस कलर कोडिंग में चारों स्ट्रिप का क्या मीनिंग है ये आपको समझ में आया। क्लियर है। अब देखो कौन से कलर मतलब कितने डिजिट हैं आपके पास बताओ। ऑब्वियसली 0 to 9 है ना, इतने ही तो डिजिट है आपके पास, 0 to 9। तो इनको, इन सभी डिजिट्स को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो हमने एक सिस्टम डेवलप किया है, कोडिंग सिस्टम। उसमें कौन से कलर का क्या मीनिंग है वो हमें देखना है। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, एक चार्ट है, इसको आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन आते हैं। सी, कलर कोडिंग में किस कलर का क्या मीनिंग होता है इसको देखते हैं। हम एक टेबल बनाएंगे अभी बच्चों। ठीक है। तो देखो इतने कलर्स, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, ठीक है। इतने तरह के कलर यूज हो सकते हैं, ठीक है। चलो तो ठीक है। अब देखो बच्चों, डिजिट 1, 2 डिजिट की बात की थी हमने, है ना। पहला और दूसरा स्टेप क्या बताता है, डिजिट बताता है। तो डिजिट 1 और सॉरी पहला और दूसरा क्या बताया हमने, डिजिट बताता है। तो डिजिट कौन सा होगा देखिए, ठीक है, डिजिट या सिग्निफिकेंट डिजिट आप बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। सॉरी, डिजिट। तो देखो ब्लैक का मतलब होता है 0, अंडरस्टूड। ब्लैक का मतलब होता है 0, ब्राउन का मतलब 1,
2 3 4 5 6 7 8 और 9। अंडरस्टूड बच्चों, है ना। तो ब्लैक यानी 0, ब्राउन मीन्स 1, रेड मीन्स 2, ऑरेंज मीन्स 3, येलो मीन्स 4, ग्रीन मीन्स 5, ब्लू मीन्स 6, वॉयलेट मीन्स 7, ग्रे मीन्स 8 एंड व्हाइट मीन्स 9। तो ये हो गए 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट, है ना। कौन से कलर किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको दिख गया, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ठीक है। इसका कोई डिजिट, ये डिजिट के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। ये डिजिट के लिए नहीं यूज होता, ये आपको मल्टीप्लायर और इसके लिए यूज होता है। इसके लिए बच्चों टॉलरेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज थी वो थी मल्टीप्लायर। यानी 10 का मल्टीपल्स, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाता है 10 का पावर 0, सॉरी 10 का पावर 0 यानी क्या हो जाएगा बच्चों 1, ठीक है। ये 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। इस तरीके से 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का 2, है ना। इस तरीके से ये अलग अलग कलर का मीनिंग हो गया मल्टीप्लायर के रूप में, अंडरस्टूड। अब देखो गोल्ड और सिल्वर और नो कलर, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका 10 का पावर -1 और ये हो जाता है 10 का पावर -2, क्लियर है। 10 का पावर -1 और ये 10 का पावर -2। फिर टॉलरेंस, अंडरस्टूड बच्चों। टॉलरेंस में क्या होता है आपका, गोल्ड का मतलब होता है ±5%, सिल्वर का मतलब होता है ±10% और नो कलर का मतलब होता है ±20%। तो देखो बच्चों इस चार्ट का ही पूरा खेल है ना। इसी टेबल से आप क्या कर पाओगे, कार्बन रजिस्टर का जो वैल्यू है उसको डिकोड कर पाओगे, अंडरस्टूड। अब देखो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। अगर मैं बोलूं कि कोई एक कार्बन रजिस्टर है, उसमें इस तरीके के स्ट्रिप हैं, रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट, ठीक है। ऐसे 4 स्ट्रिप हैं, ऐसा बोला गया है कि एक कार्बन रजिस्टर के पास ऐसे 4 स्ट्रिप है। तो बताओ इसका वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर। तो भाई पहला और दूसरा क्या होता है, डिजिट होता है ना। पहला और दूसरा क्या होता है, डिजिट होता है। तो पहला देखो क्या है, रेड है, तो रेड का मतलब क्या है बच्चों 2, येलो का मतलब क्या है देखो 4, तो ये हो गया बच्चों 24, ये हो गया डिजिट। तीसरा क्या बताता है, मल्टीप्लायर। तो तीसरा मल्टीप्लायर क्या है, ग्रीन का मतलब देखो क्या है बच्चों 10⁵, तो 10×5, ठीक है। और चौथा क्या बताता है बच्चों, टॉलरेंस क्या है, व्हाइट, सॉरी ये व्हाइट नहीं होगा, ये आप सिल्वर ले लो, चलो ठीक है, सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर का मतलब क्या है देखो ±10%, तो ±10%, इतना ओम जो है इसका क्या है, वैल्यू है, अंडरस्टूड। इतना ओम इसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिकोड करना है। एक और एग्जांपल लेकर के हम देख लेते हैं। सपोज मैंने बोला कि ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज और नो कलर, इस तरीके से 4 स्ट्रिप हैं, ठीक है। ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज और नो कलर। तो पहला और दूसरा क्या देगा बच्चों, डिजिट। तो ब्लू का मतलब क्या है देखो, ब्लू का मतलब है 6, तो हो गया बच्चों 6। ब्राउन का मतलब क्या है 1, तो 61, ये हो गया आपका डिजिट, है ना। 61 क्या हो गया, डिजिट हो गया। इनटू तीसरा क्या है, ऑरेंज, वो क्या है, मल्टीप्लायर। तो ऑरेंज देखो कहां है, ऑरेंज का मतलब क्या है 10⁵, तो इंटू क्या हो गया बच्चों 10⁵। और नो कलर का मतलब क्या है, चौथा वाला क्या बताता है, टॉलरेंस। नो कलर का मतलब होता है ±20%। इतना ओम आपका क्या हो गया बच्चों, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्या करना है, ठीक है, किस तरीके से डिकोड करना है।
अब तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर ये चार्ट हमें पता हो तो फिर इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इस चार्ट को याद रखना। ठीक है, इस चार्ट को याद रखना मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तो बच्चों हम लोग बहुत बचपन से ये एक लाइन बहुत फेमस है, इसको आप याद रख सकते हो और इससे जो है आप इस चार्ट को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, याद रखने के लिए क्या है वो? बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had a very good wife। ठीक है, इस तरीके से बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो बी का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्लैक। ठीक है, दूसरा बी का मतलब क्या है? ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ठीक है, येलो, 3 2 5 कलर हो गए बच्चों। ये ऑफ क्या है? साइलेंट है। ग्रेट का मतलब ग्रीन। ठीक है, ग्रेट का मतलब ग्रीन। ब्राउन का मतलब ब्लू। ठीक है बच्चों, सॉरी ब्रिटेन का मतलब ब्लू। हैड क्या रहेगा? ये दोनों साइलेंट रहेगा। और वी का मतलब वॉयलेट। वॉयलेट, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रे। और ये क्या हो जाएगा? व्हाइट। ग्रे क्या हो ये क्या हो जाएगा? व्हाइट। तो देखो हो गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, सॉरी येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर लेना। बाकी तो सब दिख ही रहा है, 0 से लेकर के 9 तक, है ना। ये पावर भी 10 का पावर 0 से लेकर के 9 तक, और 3 ही तो याद करना पड़ा। फिर गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, है ना। इसका मतलब होता है ±5%, ±10% और ±20%। ठीक है, समझ में आया क्या? तो और एक चीज हमें दिख रहा है बच्चों कि जितना डार्क कलर है ना, जितना डार्क कलर है उसका वैल्यू उतना कम है, और जितना ज्यादा है वैल्यू, जितना बढ़ रहा है उतना कलर क्या हो रहा है? देखो लाइट होता जा रहा है ना। देखो ब्लैक ज्यादा डार्क होता है, फिर ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, है ना। तो आप देखोगे कि इस तरफ जाओगे तो ये जो कलर है वो कैसा होता जा रहा है? लाइट होता जा रहा है, और वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो कुछ कंफ्यूजन हो तो इसको अपने दिमाग में एडजस्ट कर लो अपने से। एक बार 2 बार देखोगे, बैठाओगे दिमाग में, तो आपको समझ में आएगा कि हमें इसको किस तरीके से, किस बेहतर तरीके से आप याद रख सकते हो। आपको याद रखना है बेसिकली, आप जैसे चाहो वैसे याद रखो। ये याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा? डेटा निकल आएगा। पहले 2 जो कलर होते हैं वो क्या बताते हैं? डिजिट बताते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट बताते हैं। तीसरा मल्टीप्लायर बताता है, और चौथा जो होता है वो टॉलरेंस बताता है। कहानी खत्म हो गई। ठीक है, इतनी ही है ये कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, बच्चों आज तक अभी तक मीन्स 4-5, आज 5th लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इनमें से 4 लेक्चर में जो अभी तक हमने पढ़ा है वो कुछ अगर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में लिखूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टिल नाउ। ठीक है, अभी तक का इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। एक क्या था बच्चों? I इक्वल टू क्यू बाई टी, या फिर डी क्यू बाई डी टी, ये एक था बच्चों। सेकेंड हमने फिर क्या पढ़ा? इसके बाद हमने क्या पढ़ा? R इक्वल्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा,
तो वी डी इक्वल्स टू क्या आया था, ई बाय एम इंटू टाउ, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड था, ई बाय एम इंटू टाउ। फिर हमने क्या पढ़ा, रिलेशन पढ़ा, तो आई इक्वल्स टू क्या हुआ, एन इंटू ई इंटू वी डी, है ना, ये एक रिलेशन पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, करंट डेंसिटी पढ़ा, जे इक्वल्स टू आई बाय ए, और एक चीज पढ़ा जे इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, और एक चीज पढ़ा रो इक्वल्स टू 1 सिग्मा, यानी रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड सेंसिटिविटी। और हमने क्या पढ़ा, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल बाय ए, ठीक है, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल बाय ए। अंडरस्टूड, ये सारे फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा बच्चों, वेरिएशन पढ़ा, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी, और सिमिलरली रो टी इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी, है ना। ये इतने सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। अंडरस्टूड, क्लियर है बात। चलो, तो इसके ऊपर हम लोग कुछ थोड़े बहुत आज प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, ताकि जो हमने अभी तक पढ़ा है वो थोड़ा एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलो, चलो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। द करंट इन अ वायर, ध्यान से सुनिए और आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए सुन करके, है ना। अगर कहीं फास्ट हो तो पॉज करिए, लिखिए, फिर आगे बढ़ाइए। द करंट इन अ वायर वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू आई इक्वल टू 4 प्लस 2t एम्पियर। Calculate the quantity of charge that passes through the wire during the time t equal to 2 second to t equal to 6 second। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन को लिख सकते हो, है ना, पॉज कर करके आप क्वेश्चन को लिख लो, सुनो, लिखो, पॉज करो, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमने क्या पढ़ा है बच्चों, I बराबर dq बाय dt होता है, पढ़ा है हमने। I बराबर क्या होता है, dq बाय dt। कितना दिया हुआ है देखो तो, 4 प्लस 2t दिया हुआ है। तो देयरफॉर dq बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस 2t इंटू dt, है ना, 4 प्लस 2t इंटू dt। तो आपको टोटल चार्ज निकालने, चार्ज का एक्सप्रेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देयरफॉर q इक्वल्स टू आ जाएगा 4t प्लस 2t स्क्वायर बाई 2, ऐसा एक रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो आया हमारे पास t स्क्वायर प्लस 4t, ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर चार्ज, ठीक है। अब देखो, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना, q एट 2 सेकेंड कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, कितना हुआ देखो, 2 2 जा 4 प्लस 4 2 जा 8, दैट इज 12, ठीक है। तो q एट 2 पता चल गया। सिमिलरली एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, ठीक है, t इक्वल्स टू 6 सेकेंड क्या हो जाएगा, q एट 6 इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6, 36 प्लस 24, है ना, कितना हो गया बच्चों, 30 20 50 10 60, 60 हो गया, 60 कूलम, q एट 6। तो क्या ये Q इनिशियल हुआ बच्चों, ऑब्वियसली ये Q इनिशियल हुआ, और ये क्या हुआ, Q फाइनल हुआ, ठीक है। तो कितना चार्ज पास हुआ, डेल Q चार्ज पास हुआ, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कितना करंट पास हुआ, इतना करंट पास हुआ।
तो 60 माइनस 12 दैट इज 48 कूलम। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ भाई? 48 कूलम। अंडरस्टूड? कितना चार्ज फ्लो हुआ? 48 कूलम बिटवीन 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड, है ना? 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के टाइम इंटरवल में वहां से कितने चार्ज फ्लो हुए? इतने चार्ज फ्लो हुए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, अच्छे से सुनना है, लिखना है अपने नोटबुक में क्वेश्चन को, ठीक है? कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट एग्जिस्ट इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm square. The number of free electrons in 1 centimeter cube of copper is 8.5 into 10 raised to 22. क्लियर है? तो बच्चों क्या क्या गिवन है? एग्जाम्पल 2 में बोलता है कि ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करिए। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या है? पहले क्वेश्चन हो गया ये। बोलते करंट उसमें कितना है? करंट है बोलता है 1 एम्पियर, और बोलता है कि कॉपर वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर है। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8.5 इंटू 10 रेज़ टू 22, ठीक है? इतनी इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है, ठीक है? चलो, तो क्या यूज करेंगे बच्चों? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सबसे पहले देखो, है ना, VD चाहिए। तो चूंकि हमने पढ़ा हुआ है कि I बराबर क्या होता है बच्चों? NEAVD होता है ना, NEAVD। तो VD बराबर क्या हो जाएगा? I अपॉन NEA हो जाएगा। I पता है अपने को, E पता है, A पता है, N निकालना पड़ेगा। N निकाल के पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो चूंकि N बराबर क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है ना? तो क्या आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? यस है, और वॉल्यूम है, वो भी है, ठीक है? तो यहां से आपको नंबर डेंसिटी मिल जाएगा। N इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8.5 इंटू 10 रेज़ टू 22, ठीक है? वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में बदलोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 10 रेज़ टू -6, ठीक है? 10 रेज़ टू -6। अंडरस्टूड? तो ये कितना हो गया? 8.5 इंटू 10 रेज़ टू 28, है ना, पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। ये आ गया ऐसा यूनिट में, ठीक है? तो अब हमारे पास सारी डेटा अवेलेबल है VD निकालने के लिए, है ना? तो पुट कर लेंगे। VD इक्वल टू I की जगह पर 1, N की जगह पर 8.5 इंटू 10 रेज़ टू 28 इंटू E की वैल्यू क्या है बच्चों? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19, और एरिया कितना है बच्चों? 2 mm स्क्वायर। 2 mm स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 रेज़ टू -6, ठीक है? तो 10 रेज़ टू -19 और -6 कितना हो जाएगा? 19 और 6 25, तो 19 और 6 25, तो ये क्या बच जाएगा बच्चों? 10 रेज़ टू 3, 10 रेज़ टू 3 बच जाएगा। तो आपके पास आया 1/8.5 इंटू 10 रेज़ टू 3 इंटू 1.6 इंटू 2, ठीक है? ऐसा बच गया, ठीक है? ये और ये इसको भी गायब कर देंगे, 10 बचेगा। तो 1/85 इंटू 32 इंटू 10। आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, है ना, कैलकुलेट करोगे तो आएगा ये 0.0036 0.036 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है? आप इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, है ना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो 0.036 मिलीमीटर पर सेकेंड आएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है बच्चों?
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर। एग्जांपल 3, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। पहले मैं क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूं। ए करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर। ठीक है, assuming 1 free electron per atom, calculate the drift speed of the free electrons in the wire. The density of the copper is 9000 kg per meter cube. ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर। बोलते हैं कि हर एक एटम जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है। क्या निकालना है? ड्रिफ्ट स्पीड। वी कैलकुलेट करना है। और क्या बोल रहा है? डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना? 9000 kg पर मीटर क्यूब। अंडरस्टूड? आपको निकालना है ड्रिफ्ट स्पीड। हाउ टू प्रोसीड? आपको पता है कि जो कॉपर होता है ना, ये मटेरियल कौन सा है? कॉपर है। कॉपर के लिए ग्राम मोलिकुलर वेट कितना होता है? 63.5 ग्राम। ठीक है, ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ कॉपर इक्वल्स टू कितना होता है? 63.5 ग्राम। ठीक है बच्चों, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। मान लो मैंने स्टार्टिंग में ही वॉल्यूम कितना ले लिया? 1 मीटर क्यूब। लेट वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। तो मास ऑफ कॉपर इन 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? डेंसिटी क्या है बच्चों? 9000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में 9000 kg, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 9000 kg। या फिर 9000 इंटू केजी में कितना ग्राम होता है बच्चों? 10 to the power 3 ग्राम। तो ये क्या हो गया? 9 इंटू 10⁶ ग्राम। ठीक है, 9 इंटू 10⁶ ग्राम। ये क्या हो गया? मास हो गया। आपको पता है बच्चों कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है? पता है ना? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu इन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ मोल्स आएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या किया जाता है बेटा? मास अपॉन मोलिकुलर मास, है ना? तो मास अपॉन मोलिकुलर मास किया जाता है। तो इसका मास कितना है? देखो 9 इंटू 10⁶, और मोलिकुलर मास कितना है? 63.5। ठीक है, दोनों ग्राम में था, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा क्या बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने पढ़ा है कि एक मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। याद है? एक मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर के एटम्स होते हैं। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और साथ में क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में कि हर एक एटम क्या देता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स या उतने ही क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ऑलरेडी क्या ले रहे हैं हम? 1 मीटर क्यूब। इन 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों?
नंबर ऑफ मोल्स 9 इंटू 10⁶/63.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है बच्चों? 6 इंटू 10⁻23 है ना, 6 इंटू 10⁻23। तो यहां से क्या मिल गया आपको? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या इसी को हम लोग नंबर डेंसिटी बोलते हैं बच्चों? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब यानी यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब यानी टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मिल गया, यानी स्मॉल एन मिल गया। देयरफॉर स्मॉल एन हो गया हमारे पास 96 कितना हो जाएगा बच्चों? 54 इंटू 10⁻²9/63.5। ठीक है, ये आ गया हमारा नंबर डेंसिटी। अब हमारे लिए VD निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि I इक्वल्स टू NE/AVD होता है। देयरफॉर BD इक्वल्स टू I अपॉन NE/A। I हमारे पास है 1, N आ गया हमारे पास 54 इंटू 10⁻²9/63.5, ऊपर चला जाएगा 63.5। E की वैल्यू बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और A का वैल्यू कितना है? 1 mm² यानी 10⁻⁻6। 10⁻⁻6। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, कैलकुलेट करिए इसको। आप आंसर मिलेगा आपको, इसका आंसर मिलेगा बच्चों 0.074 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0.074 मिलीमीटर पर सेकेंड, इतना आपको आंसर मिलेगा। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, आपको मैं डिक्टेट कराता हूं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर। द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज रो इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। लेंथ दे दिया बच्चों 50 सेंटीमीटर और क्या दे दिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया 2 mm²। और क्या दे दिया? रेजिस्टिविटी रो, हाउ मच? 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्या चाहिए अपने को? रेजिस्टेंस R। ठीक है, क्या चाहिए? रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड हो गया बच्चों। तो हो जाएगा हमारा, चूंकि R बराबर क्या होता है बच्चों? रो इंटू L/A होता है। तो रो हमारे पास है 2.6 इंटू 10⁻⁻8। L हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, बदल लोगे बच्चों 0.5 हो जाएगा। एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर को आप बदलोगे बच्चों क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6। ठीक है, तो 10⁻⁻6 ये 1.3 हो गया। ठीक है, तो और ये -6 और -8 क्या रह जाएगा? -2। तो ये हो गया बच्चों 13 25 65। ठीक है, 65.65 इंटू 10⁻⁻2 है ना, 0.65 1.3 और 0.5 आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.65 इंटू 10⁻⁻2 ऐसा हो जाएगा आपका क्या? ओम। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो? 0.0065 ओम लिख सकते हो। ठीक है, R इक्वल्स टू 0.0065 ओम लिख सकते हो। अंडरस्टूड? तो ये भी काफी आसानी से हो गया। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। कोई दिक्कत बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों, डिक्टेट करता हूं मैं। ए कॉपर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड and a resistance of 26.4 ohm at 80 degree centigrade. Find temperature coefficient of resistance of copper. ठीक है, चलो क्या क्या गिवन है देखते हैं। कॉपर कॉइल है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohm at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, R0 हो गया हमारा 20 ohm at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेजिस्टेंस ऑफ 26.4 ओम। तो ये क्या हो गया बच्चों, RT हो गया या R80 बोल लेता हूं मैं, R80 26.4 ओम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या चाहिए अपने को, अल्फा चाहिए। क्या चाहिए अपने को, अल्फा चाहिए। तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है RT बराबर क्या होता है, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी, याद है। तो RT क्या है, 80 है, R0 तो ये है 1 प्लस अल्फा डेल टी, क्या हो जाएगा 80 माइनस 0। ठीक है, 80 माइनस 0, तो R80 कितना 26.4, R0 कितना 20, 1 प्लस अल्फा इंटू 80। ठीक है, ऐसा हो गया बच्चों, क्लियर है। तो यहां से आपको 1 प्लस अल्फा इंटू 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26.4 बाई 20 हो जाएगा, है ना। देयरफॉर अल्फा इंटू 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26.4 बाई 20 माइनस 1, है ना। इस 1 को इस तरफ भेजा, तो अल्फा इंटू 80 इक्वल टू 26.4 माइनस 20 बाई 20 कितना बचेगा बच्चों, 6.4 अपॉन 20। ठीक है, 6.4 अपॉन 20। सो अल्फा इक्वल्स टू 6.4 अपॉन 20 इंटू 80। ठीक है, 20 इंटू 80, तो इसको कर लो नीचे, 8 2 16 चौके 64। ठीक है, तो 4 बाय 10 10 10 दैट इज 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। तो अल्फा इक्वल्स टू आ गया 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। यूनिट क्या होता है बच्चों, पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, अंडरस्टूड। Let me dictate you the next question. A metallic wire has a resistance of 120 ohm at 20 degrees centigrade. Find temperature at which the resistance of same metallic wire rises to 240 ohm, where alpha equal to 2 into 10 raised to minus 4 per degree centigrade. ठीक है, सी क्या क्या गिवन है हमारे पास, 120 ओम है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो R एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है आपके पास, 120 ओम। ठीक है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ सेम मेटेलिक वायर राइजेस टू 240 ओम। तो RT क्या दिया हुआ है, 240 ओम, है ना, एट T, जो कि हमें क्या निकालना है, वो निकालना है, फाइंड आउट करना है। और आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा गिवन है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलो, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला यूज कर लें, RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो R एट T कितना है, 240, R0 कितना है 120, 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, T पता नहीं है हमें, और T0 क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर, जो कि क्या है 20। ठीक है बच्चों, तो 120 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो बचा बच्चों
2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू t माइनस 20। ठीक है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻4 t माइनस 20। ठीक है, सो क्या हो गया t माइनस 20 इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁴/2, 10 इंटू 10⁻3/2, 2 से 5, तो क्या बचा बच्चों 5000। ठीक है, t माइनस 20, therefore t इक्वल्स टू 5000 प्लस 20, 5020 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 5020 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो गया भाई। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। Let me dictate you next question. The resistance of an iron wire and a copper wire. दो तरह के वायर है बच्चों, आयरन वायर और कॉपर वायर। The resistance of an iron wire and a copper wire at 20 degree centigrade are 3.9 ohm and 4.1 ohm respectively. At what temperature will the resistance be equal? अल्फा आयरन का दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻³ पर केल्विन एंड अल्फा कॉपर का दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एंड अ कॉपर वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आयरन का, तो ये क्या हुआ बच्चों रेफरेंस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हुआ, तो आर नॉट आयरन कितना हो गया 3.9 ओम। ठीक है, सिमिलरली आर नॉट कॉपर का कितना हो गया 4.1 ओम। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल? तो मान लीजिए कि वो टेम्परेचर क्या है एट टी, है ना। आर आयरन बराबर हो जाता है किसके आर सी यू के। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि वो कौन सा टेम्परेचर है। अंडरस्टूड, चलो इसको करते हैं। तो हमको पता है क्योंकि आर एट टी इक्वल्स टू क्या हो जाता है आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, दिस फॉर्मूला वी हैव। ठीक है, तो आयरन के लिए आर आयरन एट टी टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों आर नॉट आयरन 1 प्लस अल्फा आयरन इंटू टी माइनस टी नॉट, ऐसा हो जाएगा क्या। तो देखो क्या हो गया आर आयरन एट टेम्परेचर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट आयरन कितना है बच्चों 3.9 इंटू 1 प्लस अल्फा आयरन आपको क्या गिवन था, अल्फा आयरन गिवन था बच्चों 5 इंटू 10⁻³ अल्फा आयरन इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ पर केल्विन, और अल्फा कॉपर आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। ठीक है, तो आर आयरन क्या होगा 1 प्लस अल्फा आयरन 5 इंटू 10⁻³ और टी माइनस टी नॉट। ठीक है, टी नॉट जिसमें क्या है बच्चों 20, तो टी माइनस 20 ऐसा हो गया। क्लियर है, तो सिमिलरली है ना, इसी प्रकार से आपको आर सी यू एट टी क्या हो जाएगा 4.1 1 प्लस अल्फा कॉपर कितना है बच्चों 4 इंटू 10⁻³ टी माइनस 20। क्वेश्चन नंबर 2, और कह दिया है कि इस टेम्परेचर पर दोनों क्या है बराबर होना चाहिए, तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, चूंकि आर आयरन एट टी इज इक्वल टू आर सी यू एट टी, देयरफॉर 3.91 प्लस 5 10⁻³ टी माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 4.1
इंटू 1 प्लस 4 इंटू 10⁻³ t-20। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको। 3.9 बाय 4.1 इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे ही रहने दो, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो दिस बिकम्स 39 प्लस 5 इंटू 39 इंटू 10⁻³ इंटू t-20 इक्वल्स टू 41 प्लस 41 इंटू 4 इंटू 10⁻³ t-20, है ना, ऐसा हो जाएगा। इसको इधर भेजता हूं, इसको इधर भेजता हूं, तो क्या कॉमन आएगा, t-20 इंटू 10⁻³ कॉमन आएगा, और हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 39 माइनस 4 इंटू 41, ठीक है, इक्वल टू 41 माइनस 39 क्या हो जाएगा बच्चों, 2। तो ये हो गया t-20 इंटू 10⁻³ ये कितना हो जाएगा, 5 195 माइनस 164, ठीक है, इक्वल्स टू 2। देयरफॉर t-20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/10⁻³ और 195 माइनस 164 कितना हो जाएगा बच्चों, 31 हो जाएगा क्या, दिस बिकम्स 31, ठीक है। तो ये हो गया आपको 2000/31 t-20 इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों 2000/31, तो ये आएगा 64.5, ठीक है। देयरफॉर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन का पार्ट, ठीक है। t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 84.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एट टेम्परेचर 84.5 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर है बच्चों। बच्चों एक दो और छोटे टॉपिक्स लेंगे आज, और फिर अपने लेक्चर को एंड करेंगे आज का, ठीक है। छोटे छोटे एक दो टॉपिक, एक है बच्चों EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्टकट में क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। तो क्या होता है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप ध्यान से देखिए बच्चों। सेल या बैटरी या सेल जो होता है, हमने पहले सीखा है कि सेल और बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है, किसी कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो चार्ज फ्लो करता है। अंडरस्टूड, ये चीज हमने पढ़ा है। तो चलो समझते हैं। अगर मान लो मैं एक बैटरी बनाऊं, ठीक है, सपोज इस तरीके से बैटरी का शेप दिखता है, जनरली आप जो देखते हो, है ना, सेल का शेप कुछ ऐसा दिखता है। तो ये टर्मिनल मान लो पॉजिटिव है बच्चों, और ये टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और एक मान लो इस तरीके से कंडक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कंडक्टर जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। यहां पर है ना, अंदर में हर जगह पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। आ रही बात समझ में, इधर क्या हो जाता है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। क्लियर है बच्चों। और इसके अंदर कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा। तो आपको पता है कि जब आप ऐसा सेट करते हो तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, होता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अच्छे से समझ में आ रहा है।
अब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो कर रहा है और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज करंट का फ्लो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है। याद करो, पढ़ा था हमने, अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो करंट चूंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऐसा फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है तो अंदर में कैसे फ्लो करेगा, यहां से यहां, तभी तो ये सर्किट कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट होता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा, करंट बहता रहेगा, बहता रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आता है, ध्यान से समझिए बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या हो रहा है, इस तरफ जा रहा है। अंडरस्टूड। लेकिन बच्चों पॉजिटिव चार्ज पर हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स तो इधर लग रहा होगा, है ना, कितना, Q इंटू ई। फिर भी ये इधर से इधर कैसे जाएगा, सोचने वाली बात है ना। फिर भी ये इधर से इधर कैसे जाएगा, आ रही बात समझ में बच्चों। मैं जब बोलता हूं कि करंट बह रहा है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहां से चल करके यहां जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां से जाता है और यहां रुक जाता है, वो सर्कुलेट होता रहता है ना, ये कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, सर्कुलेशन होते रहता है। पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर और नेगेटिव चार्ज इधर से इधर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज ये कंटिन्यूअसली सर्कुलेट हो रहा है, तो वायर में ऐसे ऐसे जाएगा और बैटरी के अंदर ऐसे यहां जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पे इधर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी इधर लग रहा है, तो ये यहां से यहां कैसे जा रहा है, तो ऑब्वियसली कोई और एक फोर्स है जो इसको यहां से यहां ले जा रहा है। ठीक है, तो वो जो फोर्स कौन लगाता है बच्चों, बैटरी लगाता है। वो वाला फोर्स कौन लगाता है, बैटरी लगाता है। समझ में आया क्या, क्लियर है बात, अंडरस्टूड। तो वो वाला जो फोर्स है वो कौन लगाता है, बैटरी लगाता है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि बैटरी इस पर कितना वर्क डन कर रहा है, ठीक है, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा बच्चों, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू, ठीक है, V इंटू क्यू, याद आया, तो V इंटू क्यू, तो अंडरस्टूड। वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा लोगे, दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिकल फोर्स और ये बैटरी के द्वारा लगा फोर्स क्या होगा, बराबर ही होगा। तो फोर्स इंटू, मान लो कितना चला लेंथ, ये बैटरी का लेंथ कितना है, L है, L, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सपोज V है, क्लियर है, तो F इंटू L हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई, ओके, तो Q E इंटू L। याद करो हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V अपॉन L, ठीक है, तो देयरफॉर V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू L हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो गया, Q इंटू V, अंडरस्टूड, Q इंटू V हो गया, बराबर क्या, वर्क डन बाय बैटरी, अंडरस्टूड। देयरफॉर V बराबर क्या हो गया बच्चों यहां पर, है ना, V बराबर क्या हो गया, वर्क डन बाय बैटरी अपॉन चार्ज, V इक्वल्स टू W बाई क्यू, अंडरस्टूड, V इक्वल्स टू W बाई क्यू, ऐसा है। तो पहले भी हमने पढ़ा है कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, अंडरस्टूड। V इक्वल्स टू क्या पढ़ा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, क्लियर है बच्चों। ये कौन सा वर्क डन है, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं Q इक्वल्स टू ले लू 1 कूलम, ठीक है, Q इक्वल्स टू क्या ले लू 1 कूलम, तो V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या कि वर्क डन इन सर्कुलेटिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वर्क डन इन सर्कुलेटिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बाय द बैटरी इज नोन एज, है ना, इसी को हम लोग EMF कहते हैं, दिस इज EMF। एक प्रकार से ये क्या है बच्चों, एक प्रकार से ये क्या है, वोल्टेज ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है, वोल्टेज ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, क्लियर है। तो इसका डेफिनेशन जो हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन
by the battery in circulating unit positive test charge ठीक है in the closed circuit। ठीक है बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द बैटरी इन सर्कुलेटिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द क्लोज्ड सर्किट। या फिर इसको आप इससे अच्छा इस तरीके से बोल सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ठीक है, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क डन इन सर्कुलेटिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क डन इन सर्कुलेटिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग काहे से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ई। ठीक है बच्चों, बेसिकली है ये भी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, तो इसका यूनिट भी क्या रहेगा बच्चों, वोल्ट ही रहेगा। इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया है, फोर्स है तो ये क्या होगा, न्यूटन होगा, ऐसा कंफ्यूज मत होना। ये है बेसिकली क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट करता है। क्लियर है। इसको डिफाइन करने का एक और तरीका होता है बच्चों, वो भी आप याद रखें। एक और चीज याद रखें आप इसको डिफाइन करने के लिए। देखो बच्चों, अगर एक बैटरी है, ये मैंने सर्किट बना लिया और एक स्विच लगा लिया, ठीक है, स्विच। तो बच्चों जब तक मैंने इस स्विच को ऑन नहीं किया है, ठीक है, जब तक ये स्विच ओपन रहेगा, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है। जब सर्किट ओपन रहेगा उस समय बैटरी के दोनों टर्मिनल, कौन कौन से टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी ईएमएफ कहा जाता है। क्लियर है। इसको डिफाइन करने का दूसरा तरीका, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल of battery when no current, है ना, ओपन है तो करंट नहीं बहेगा, no current is being drawn from it। ठीक है, जब बैटरी से कोई करंट नहीं लिया जा रहा है उस समय जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस, दैट इज नोन एज ईएमएफ। ठीक है, स्मॉल ई, कैपिटल ई, स्मॉल ई किसी से भी दिखा सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं ईएमएफ। अंडरस्टूड। दूसरी चीज बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान से समझिए, अगर ये मान लो बैटरी है, अगेन हमने एक स्विच लगाया और ये सर्किट को पूरा किया। ठीक है, तो बच्चों ये जो बैटरी है, क्लियर है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जब मैं ये सर्किट को ओपन रखा था, कोई करंट इससे नहीं फ्लो कर रहा था, उस समय इसके दोनों टर्मिनल के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था उसको मैंने क्या बोला, ईएमएफ बोला। लेकिन अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, स्विच को क्लोज कर दूं, है ना, तो सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और करंट का बहना शुरू हो जाएगा। जब करंट बहने लगेगा बच्चों,
उस समय इनके टर्मिनल्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, द मैक्सिमम potential difference across the terminals of battery when circuit is closed is called terminal voltage। ठीक है, ये हो गया बच्चों टर्मिनल वोल्टेज। इसको आप कैसे शो कर सकते हो? V से। इट इज डिनोटेड बाय V। डिफरेंस समझ में आया टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ का? ईएमएफ बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तब जब उससे करंट नहीं ले रहे हैं, और टर्मिनल वोल्टेज बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तब जब करंट ले रहे हैं, यानी सर्किट क्लोज है। एक में सर्किट ओपन था, दूसरे में सर्किट क्लोज था। जब सर्किट ओपन है तो बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ, और जब सर्किट क्लोज है तो बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है बच्चों, लास्ट टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस। लास्ट टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, मान लो एक बैटरी है, दिस इज बैटरी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है ना। इस तरीके से हमने सर्किट को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों जब इसमें करंट फ्लो करता है ना, यहां पर जब करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर उसका अपोज करता है, और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि करंट ऐसा बह रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ऐसे चल करके ऐसे जाएगा और अंदर में इधर से इधर जाएगा, है ना। तो करंट जो है बैटरी के बाहर इस तरीके से बहता है और अंदर इधर से इधर बहेगा। ठीक है ना। तो करंट जो है वो एक पूरा क्लोज लूप पूरा करता है, या चार्ज बोल लो, है ना। चार्ज पूरा यूं ऐसा सर्कुलेट होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो इधर क्या होता है? उन चार्जेस के फ्लो का अपोज होता है, जिसको आप रेजिस्टेंस कहते हो। तो क्या अंदर में भी चार्जेस के फ्लो का अपोज होगा? क्योंकि चार्ज तो अंदर में भी सर्कुलेट हो रहा है, चार्ज तो अंदर में भी फ्लो हो रहा है, तो क्या वहां पर भी कोई अपोजिशन होगा? तो यस, अंदर में भी अपोजिशन होता है। बैटरी के अंदर भी, है ना, चार्ज के फ्लो का अपोज होता है, और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? दी प्रॉपर्टी या द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ charge inside battery or cell is called internal resistance। internal resistance। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग स्मॉल r से शो करते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है। तो SI यूनिट क्या होगा बच्चों? ओम होगा। ठीक है, SI यूनिट ओम ही रहेगा। क्लियर है? फॉर आइडियल सेल, आइडियल सेल के लिए आर हम लोग 0 मान लेते हैं, बट फॉर प्रैक्टिकल सेल है ना, आर 0 नहीं होता। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो जनरली आपको बैटरी का जो सेल का जो सिंबल है आप कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। तो ये जो सिंबल है वो है फॉर आइडियल। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल सेल होगा तो उसके साथ इसके साथ साथ अपन रेजिस्टर भी लगाते हैं, EMF E रेजिस्टेंस R। ये होता है फॉर प्रैक्टिकल सेल के लिए ये सिंबल होता है। क्लियर है बच्चों? आइडियली हम R0 ले लेते हैं, इसलिए यहां पर रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो यही समाप्त करते हैं, कल के लेक्चर में फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चों।